2022 में काफी सारे इवेंट्स हुए, कुछ तो बेहद ही सरप्राइजिंग इवेंट्स हुए। तो अगर हम साल 2022 को याद करेंगे तो क्या बड़े बड़े इवेंट्स याद आएंगे? स्वाति जी, जैसे आपने कहा 2022 काफी इवेंटफुल रहा है। और उसको अगर हम रिफ्लेक्ट बैक करें, तो ईयर शुरू हुआ एक कोविड की थर्ड वेव से, ओमिक्रॉन की वेव से, तो उसकी थोड़ी नर्वसनेस थी। फिर उसके बाद जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने हमें फरवरी में हिट किया। यूक्रेन की वॉर, रशिया की और यूक्रेन की वॉर से, उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल प्राइसेस पे बहुत बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, रशिया की और यूक्रेन की वॉर से, उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल प्राइसेस पे बहुत बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, वो एक बहुत बड़ा शॉकर था। उसकी वजह से हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थी वो काफी डिप्लीट हुई। एफआईआई ने 45,000 करोड़ हर महीने बेचा पहले 6 महीने में, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। डीआईआई ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, म्यूचुअल फंडों ने, इंश्योरेंस कंपनियों ने बहुत सारा पैसा जम के लगाया इक्विटी मार्केट में। बहुत अच्छी खुशखबरी थी। फॉरेनर्स बेच रहे थे और इंडियंस खरीद रहे थे सस्ते दामों में स्टॉक्स को। ये जरूर हुआ। फिर जैसे हम जून में पहुंचने लग गए तो फिर ये इन्फ्लेशन का जो भय था वो काफी ज्यादा एग्जैजुरेट हो गया। यूरोप ने, यूके ने 11.1% का इन्फ्लेशन नंबर डिक्लेयर किया, जो 40 साल के हाई तक पहुंच गया था। तो उसकी वजह से जो ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, और फेड है, यूएस ने रेट्स को 4.4% पे ले गई। जो ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हुई, वो सब हुआ। फिर आप देख रहे हैं कि अब इन्फ्लेशन की जो वजह से जो टेपरिंग हो रही थी फेड की तरफ से, फेड ने थोड़ा रिलीफ दिया कि हम इतनी तेजी से ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे। तो लास्ट 2-3 महीनों से फॉरेन फ्लोज भी चालू हो गए और इक्विटी मार्केट्स थोड़ी ज्यादा बयां हुई। और इन सब में सबसे अच्छी खुशखबरी और सबसे ज्यादा प्राइड की बात यह है हर भारतीय नागरिक के लिए कि इंडिया पहली बार, ग्लोब जब तकलीफ में था, इंडिया ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है ग्लोबल इक्विटीज को, और 15 से 20% की आउट परफॉर्मेंस इंडियन इक्विटीज ने दिखाई है। मैं यूएस गया था थोड़े लास्ट 2 हफ्तों पहले, तो काफी फंड मैनेजर आश्चर्यचकित थे कि इंडियन मार्केट्स इतना अच्छा कर रही हैं, और वो भी ओवरवेट रहने की संभावना में है 2023। क्या रहा साल 2022 में? अब इन तमाम इवेंट से और जो हमारे बाजार ने भी जैसे परफॉर्म किया, अगर हम कह सकते हैं कि एक जो सीख है या की लर्निंग्स रही हैं कुछ मोटा मोटी, तो हम कैसे समझे उसे? एक तरीके से टेक अवे भी, या एक तरीके से 2020 से सीख लेकर 2023 के लिए जो एक टिप्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए, वो क्या रहेंगे? देखिए, बहुत 38,000 फीट की लर्निंग्स की बात करता हूँ स्वाति जी, तो मेरे हिसाब से 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं। और ये जो लर्निंग्स हैं मेरे हिसाब से सिर्फ 2022 में नहीं, हिस्टोरिकली बहुत बार यही चीज प्रूव हो चुकी है, बट वही की वही मिस्टेक्स हम बार बार करने की क्षमता रखते हैं एज अ ह्यूमन माइंड। पहली चीज, पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे ज्यादा भावुक होके भेड़ चाल में गिर के इन्वेस्ट ना करें। ये हमेशा मैंने देखा है कि पास्ट परफॉर्मेंस, जैसे 2021 का मैं एग्जांपल लूं, इंटरनेशनल फंड्स बहुत अच्छा कर रहे थे, नेस्डैक फंड बहुत अच्छा कर रहे थे, क्रिप्टो बहुत अच्छा कर रहा था। तो क्या हुआ कि लोग धनाधन अपने पैसे, जो हार्ड अर्न सदियों के पैसे हैं, वो इनमें लगा चुके हैं। और अब देखें, नेस्डैक 30% नीचे है पीक से। आप क्रिप्टो को देख लें, 50%, 60%, 80%, 90% भी नीचे हैं काफी सारे क्रिप्टोस। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, पास्ट परफॉर्मेंस जब बहुत अच्छा हो तो आपको ज्यादा चौकन्ना रहना है, अपना एंटीना खड़ा कर लेना है जब भी परफॉर्मेंस ज्यादा हो। तो ऐसे नहीं कि खुश होकर लालच में आके इन्वेस्ट करना है। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, आंकड़े करना बहुत जरूरी है। देखता हूं कि जब मैं मिलता हूं लोगों से तो वो मैथमेटिक्स करते ही नहीं। कहते हैं कि भाई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे बड़ा फायदा होता है। जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपकी पर एनम रिटर्न रियल एस्टेट में कितनी है, बोलते पर एनम मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया। एक्टिव पैसिव की बात करते हैं, बट उनको अपना खुद का अल्फा पता नहीं होता है। तो आंकड़ों के आधार पे निर्णय लेंगे तो 8 आउट ऑफ 10 सही जाएंगे। अगर आप नंबर्स के बगैर निर्णय लेंगे तो 5 सही होंगे, 5 गलत होंगे। इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, गैम्बलिंग कहते हैं। दैट्स पॉइंट। पॉइंट 3, म्यूचुअल फंड का ही प्रयोग करें। 26 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने 25 साल लास्ट ईयर कंप्लीट किए इक्विटी कैटेगरी। उनमें से अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो सबसे बदनसीब 10 ईयर इन्वेस्टर को 8% का रिटर्न मिला है। सबसे खुश नसीब 10 साल के इन्वेस्टर को 34 मिला है। इसके बावजूद फिर भी लोग म्यूचुअल फंड से इतना डरते हैं, इतना घबराते हैं। 10 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए और सबसे बदनसीब भी निकलेंगे तो 6-8% की रिटर्न पर एनम कहीं नहीं गई। राइट, दैट्स पॉइंट 3। पॉइंट 4,
आपको ये देखना है कि इन्वेस्ट करते वक्त इक्विटी में 15% की गिरावट की उम्मीद करके इन्वेस्ट करें। हर साल निफ्टी ने 20% की गिरावट एवरेज दिखाई है 21 सालों में। हर साल उछले तरों से निचले सालों तक 20.3% इज द एवरेज फॉल। कोविड का साल 2008 हटा भी दूं तो भी 14% की फॉल हर साल देखने को मिली है। इसकी तैयारी, इसकी मेंटल प्रिपेयर्डनेस के साथ अपने पैसे इक्विटी में चेक काटने से पहले ये अपने आप को जहन में बिठा लें कि मार्केट उतार चढ़ाव करेगी, इसीलिए आपको एफडी से 3 गुना ज्यादा रिटर्न मिलने की क्षमता भी होती हर साल एक थीम का साल होता है, एक अपॉर्चुनिटी का साल होता है कि कहां पर कौन सी थीम्स चलती हैं। साल 2023 कौन सी थीम के लिए साल हो सकता है? है। देखिए, मेरे हिसाब से 2023 में अगर मैं थीम्स की बात करूं, जाहिर सी बात है थीम्स को काफी फंड मैनेजर पकड़ते हैं और अपने पोर्टफोलियो में उस स्टॉक्स से जो स्टॉक्स उससे बेनिफिट कर सकते हैं उसको इंक्लूड करते हैं। बट एज अ मैक्रो थीम्स मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम होगा। आई थिंक प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग की थीम इसलिए मानूंगा क्योंकि आप क्रेडिट ग्रोथ देखें इंडस्ट्रियल सेक्टर को, वो काफी रोबस्ट रही है। मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कोलैटरल या पेरिफेरल थीम होगी जो इंपॉर्टेंट होगी। और अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो रूरल कंजम्पशन बहुत अच्छा अपटेक दिखाने की संभावना रखता है। लास्ट 2 साल से जो रूरल कंजम्पशन थी वो काफी दबी हुई थी। अर्ली साइंस बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि रूरल कंजम्पशन एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम हो सकता है। सो एंड आई थिंक ये 2-3 थीम्स हैं जो फंड मैनेजर्स भी देख रहे हैं। अगर आप खुद ही डायरेक्ट इक्विटी करते हैं तो इन थीम्स में थोड़ा ज्यादा फायदा मिलने की और रिस्क रिवॉर्ड बीइंग फेवरेबल इज रीजनेबली एविडेंट। स्वाति, फिरोज, यहाँ पर हमने थीम्स की बात की कि कौन सी थीम्स चल सकती है नए साल में। अब जरा कैटेगरीज पर आते हैं कि कौन सी कैटेगरीज इस साल के प्रदर्शन के लिहाज से या जो हम अब 2023 में देख पा रहे हैं या देखेंगे इनफैक्ट, कौन सी कैटेगरीज है, कौन से सेक्टर्स है बेसिकली जो कि बेहतरीन साबित हो सकते हैं? स्वाति जी, 2018 में जैसे सेबी ने काफी सारी कैटेगराइज करके स्कीम्स को कैटेगराइज करके हमारे लिए सिंप्लीफाई कर दिया था। उसमें कई सारी हैं, 14 से 16 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हमारे हिसाब से 7-8 कैटेगरीज इंपॉर्टेंट होगी और उसमें रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है। पॉइंट 2 ये अच्छा है कि उनकी जो अल्फा क्रिएट करने की क्षमता, मतलब बेंचमार्क से थोड़ी सा अधिक देने की क्षमता काफी ज्यादा है। तो होगी फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, कॉन्ट्रा, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये 5-6 कैटेगरीज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। या इसके बगैर एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। ज्यादातर क्या होता है कि रिटेल निवेशक लार्ज कैप स्कीम्स ही खरीदते हैं। लार्ज कैप स्कीम में जो है कि जो एक्स्ट्रा रिटर्न आने की संभावना होती है वो कम होती है। आप लार्ज कैप स्कीम के बगैर भी ऐसा एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं जिसमें लार्ज कैप स्टॉक्स काफी ज्यादा हो, 60-70%, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में भी लार्ज कैप होता है, मल्टी कैप में भी 25-50% लार्ज कैप हो सकता है। तो लार्ज कैप में थोड़ा कम झुकाव रखें। ये जो कैटेगरीज मैंने मेंशन की उसमें थोड़ा ज्यादा झुकाव रखेंगे तो जो फीस पे करते हैं आप साल दर साल, महीने दर महीने, उसके वजह से जो एक्स्ट्रा रिटर्न कमा फंड मैनेजर आपके लिए कमा सकता है उसकी संभावना इन कैटेगरीज में ज्यादा है। फिरोज, अब जानना चाहेंगे कौन से ऐसे फंड हैं जिसमें निवेश करके साल 2023 में निवेशक एक लंबे समय का एक मुनाफेदार निवेश कर सकते हैं? यस, स्वाति जी, करीबन 8-10 स्कीम्स हैं, उनको मैं रीड आउट करता हूँ। अल्फाबेटिक ऑर्डर में कर रहा हूँ। आईबीएसएल का जो स्मॉल कैप स्कीम है, उसमें एक फंड मैनेजर चेंज अप्रैल में हुआ था। मेरे हिसाब से ये जो नए फंड मैनेजर आए हैं जो पहले पीएमएस मैनेज करते थे, वो काफी क्षमता है उनकी इनको अल्फा देने के लिए। दैट्स पॉइंट 1, दैट्स अल्फा स्कीम। कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप दूसरी स्कीम होगी। ये पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं है, इसीलिए इतने लुक्रेटिव नहीं लगेंगे अगर आप हिस्टोरिकली रियर व्यू मिरर में देखेंगे। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज तीसरा स्कीम होगा। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप एक लार्ज कैप कैटेगरी का चौथा स्कीम होगा। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, रोशी जैन अब फंड मैनेजर हैं, पहले प्रशांत जैन हुआ करते थे। वो भी बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें काफी लार्ज कैप का झुकाव है। आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, शंकर नरेन खुद ही इस फंड को ओवरसी करते हैं। तो ये एक नेक्स्ट स्कीम होगा, फोकस्ड कैटेगरी है तो इसमें 30 स्टॉक से हमेशा कम ही रहते हैं। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, ताहिर बादशाह जो सीआईओ हैं वो पर्सनली इस स्कीम को देखते हैं। ये 2,500-3 हजार करोड़ की ही स्कीम है, छोटी स्कीम है तो ज्यादा एजिलिटी है स्कीम में। दैट्स द 7th स्कीम। 6th स्कीम कोटक इमर्जिंग इक्विटीज मिड कैप, पंकज टिब्रेवाल की स्कीम।
उनकी जो क्षमता है छोटे बिजनेसेस को पहले से परखने की, वो उसका फायदा आप ले सकते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा दिनेश फंड मैनेजर है, ये कॉन्ट्रेरियन बेट लेते हैं, बेट चाल के परे रहते हैं। ये एक लास्ट बट वन स्कीम होगी एसबीआई फोकस्ड इक्विटी। इसका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर खराब रहा है, बट आर श्रीनिवासन जो सीआईओ है सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, वो खुद ही इसके फंड मैनेजर हैं। इसमें ग्लोबल स्टॉक्स थे इसीलिए थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आया है, बट ये ट्रफ से वापस रिवाइव करने की क्षमता रखता है। 2023 के लिए भारत के बाजार के आउटलुक को आप कैसे देखते हैं? शाइनिंग ब्राइट? यस स्वाति जी, शाइनिंग ब्राइट, क्योंकि अगर आप देखें जीडीपी ग्रोथ जो है 7.2 की एक्सपेक्टेड है इस ईयर की क्लोजर, 10 ईयर एवरेज है 5.8% की। तो जैसे दुनिया स्लो डाउन कर रही है, यूएस की 50-70% संभावना है कि वो रिसेशन में चला जाए, हम हिस्टोरिकल एवरेज से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। 0.2, अगर आप नवंबर का इन्फ्लेशन डेटा देखेंगे वो लीस्ट पे आया है सितंबर के मुकाबले, पूरे साल के मुकाबले नवंबर हैज ऑलरेडी कूल्ड ऑफ, तो एक ट्रेंड ठीक चल रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी ठीक हो रही हैं क्योंकि आपके क्रूड प्राइसेस कंट्रोल में आ गए। तो ये अगर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट की जो इस बजट में जो इन्होंने बजट किया था कि क्या कमाई होगी और क्या खर्च होगा, 3 लाख करोड़ से बेहतर चल रहे हैं हम। सो वी आर शोइंग इमेंस फिस्कल प्रूडेंस। तो मेरे हिसाब से जीडीपी अच्छी चलेगी तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो बड़ी है, निफ्टी की जो कमाई थी वो 770 रुपए थी, वो 1500 508 18 हुई, 770 हुई, अब 850 की इस साल की निफ्टी की पर शेयर की अर्निंग्स होने वाली है, जो ग्लोब में काफी अच्छी मानी जाएगी क्योंकि कॉर्पोरेट इंडिया अच्छा कमा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगले एक साल आपको 10 से 12% निफ्टी की रिटर्न की उम्मीद करना गलत नहीं होगा, बट ऐसा जरूर हो सकता है कि मार्केट एक साल में ये जी। परफॉर्मेंस ना दे, बट 3 साल में 10-12% पर एनम कॉम्पाउंडेड ऑन निफ्टी इज पॉसिबल।